The difference in inner core of elements greatly influences the physical and chemical properties. तो इसका आंसर बिल्कुल ट्रू है. Occurrence of oxidation states 2 unit less than the group oxidation state is because of inert pair effect. Tendency to show inert pair effect decreases/increases down the group. तो increase होती है. Tendency to form pi bond decreases/increases down the group. तो ये decrease होती है. Group oxidation state is defined as most stable state of the lighter element. ठीक है, जो lighter element है उसकी जो most stable state होगी वो होगी group oxidation. Non metals and metalloids occur only in p block. ये सही है. ये NCERT की लाइन है, इसमें कंफ्यूज मत होना. जो हाइड्रोजन वाली कंफ्यूजन है ये एग्जैक्ट NCERT की लाइन है. नॉन मेटल ऑक्साइड्स कैन बी न्यूट्रल. बिल्कुल हो सकते हैं. बोरॉन हैज मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ 4. सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट डैश एंड डैश परसेंटेज बाय मास इन अर्थ्स क्रस्ट रिस्पेक्टिवली. तो सिलिकॉन जो होता है वो 27.7 होता है एंड ऑक्सीजन होता है 45.5. ये परसेंटेज याद होना जरूरी है. ग्रुप 13 एलिमेंट्स कौन कौन से भैया हमारे? बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला. ठीक है. ग्रुप 14 एलिमेंट्स काशी, गए, शंकर, पार्वती. ठीक है, ये हो गए हमारे एलिमेंट्स विद देयर निमोनिक्स. बाकी वाले हम जब आएगा तभी कर लेंगे. एल्यूमिनियम इज अ मेटल स्लैश नॉन मेटल. तो एल्यूमिनियम होता भैया हमारा मेटल. नेम द मेटल एंड नॉन मेटल ऑफ ग्रुप 13. ग्रुप 13 में क्या है भैया? नॉन मेटल है हमारा बोरॉन, बाकी सारे हमारे मेटल्स हैं. करनाइट का फॉर्मूला Na2B4O7.4H2O. 19 क्वेश्चन. बोरॉन अकर्स एस. बोरॉन कैसे कैसे पाया जाता है भैया? ऑर्थोबोरिक एसिड, बोरेक्स और करनाइट, 3 फॉर्म्स में पाया जाता है. इन इंडिया बोरेक्स अकर्स इन प्यूगा वैली. ठीक है, ये लद्दाख में है, और सांबर लेक ये राजस्थान में है. ऐसा क्वेश्चन वैसे आएगा नहीं तो टेंशन मत लेना. बोरॉन आइसोटोप्स आर B10 एंड B11, और इसमें जो मोस्ट अबंडेंट होता है वो होता है B11. मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ इज. तो एल्यूमिनियम है सबसे अबंडेंट मेटल. सबसे अबंडेंट एलिमेंट होगा ऑक्सीजन. डैश इज द थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट. तो ये भी एल्यूमिनियम है. बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है Al2O3.2H2O. क्रायोलाइट का फॉर्मूला क्या होता है भैया? Na3AlF6. अब बात करते हैं भैया एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड. तो एटॉमिक रेडियस का जो ट्रेंड है वो है बोरॉन, फिर गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम, फिर थैलियम. तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? सिंपल है. हमारा जो एक्चुअल जो ऑर्डर है एलिमेंट्स का वो है भैया बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला. ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, इसको रिप्लेस कर देना है इससे, इसको रिप्लेस कर देना है इससे, तो हमारा हो जाएगा ये. आयनिक रेडियस का कोई ट्रेंड नहीं है, सिंपल जो हमारा बेसिक है वही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें. तो आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट वाली जो है उसका क्या ट्रेंड होगा? उसका ट्रेंड जो है तुम एक बार याद कर लो, उसके बाद हम बाकी सारे याद करा देंगे. ठीक है. अब आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड का क्या ट्रेंड होगा? यही ट्रेंड है, बस हमें इसको इधर से बदलना है, इसको इधर से बदलना है. ठीक है, तो हमारा ट्रेंड आ जाएगा. अब थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी का, इन तीनों को ऐसे लिख लिया और इसको इससे बदल दिया, इसको इससे बदल दिया. ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी. अब बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की. तो ये इजी है, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला. ठीक है, इस तरीके से याद करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा. निमोनिक जो हमारा बेसिक है उसी को यूज़ करके सारे ट्रेंड्स बनाओगे तो बहुत ईजी हो जाएगी. डेंसिटी का हमेशा सिंपल जो एक्चुअल ट्रेंड है वही रहता है, जो एक्चुअल एलिमेंट्स हैं, इसमें कुछ नहीं करना है हमें. मेल्टिंग पॉइंट का जो ट्रेंड है वो है ALTGA. ये है हमारा मेल्टिंग पॉइंट. उसको हम ऐसे देख सकते हैं भाई, बैंगन हमारा, फिर आलू, फिर हमारी गाजर, फिर इन आएगा और फिर वो हो जाएगा थैले में. ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं. अब बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट का भी कोई ट्रेंड नहीं है यहाँ पे. सिंपल जो हमारा बेसिक जो हमारे एक्चुअल एलिमेंट्स हैं वही हैं. ट्रेंड हो गए हमारे कंप्लीट. बोरॉन इज सॉफ्ट स्लैश हार्ड और वाइट या फिर ब्लैक. तो हार्ड होता है भैया और ब्लैक होता है. बोरॉन डजंट एग्जिबिट एलोट्रोपिज्म. तो ये बात बिल्कुल गलत है, बोरॉन में होता है. ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल लैटिस बोरॉन हैज अनयूजुअली हाई मेल्टिंग पॉइंट. बिल्कुल. एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13 विच कैन एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट. तो ये है हमारा गैलियम. डैश इज यूजफुल इन मेजरिंग हाई टेम्परेचर्स. तो गैलियम ही होता है. बोरॉन कैन फॉर्म आयनिक बॉन्ड्स. बोरॉन आयनिक बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है. इन थैलियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज हाईली ऑक्सीडाइजिंग. बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट हो जाता है. +3 स्टेबल नहीं है, वो +1 में जाएगा, खुद को रिड्यूस करके सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देगा. द कंपाउंड्स इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आर मोर कोवेलेंट देन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. तो +1 के कंपाउंड्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि देखो जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होता जाएगा उतना अगला इलेक्ट्रॉन निकलना मुश्किल हो जाएगा. इसलिए
कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, आयनिक कम हो जाएगा। द टेंडेंसी टू बिहेव एज लुई एसिड इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, नहीं उल्टा होता है। BCl3 अचीव स्टेबिलिटी बाय फॉर्मिंग डाइमर, नो। AlCl3 अचीव स्टेबिलिटी बाय फॉर्मिंग डाइमर। ट्राइक्लोराइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस फॉर्म, ट्राइक्लोराइड्स क्या बनाते हैं भैया हाइड्रोलिसिस पे, तो एक बेसिक फॉर्मूला है, यहाँ पे तुम अपना M की जगह पे जो भी एलिमेंट है उसको लगा दोगे तो तुम्हारा बन जाएगा। एल्यूमिनियम क्लोराइड इन एसिडिफाइड एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म्स, तो एल्यूमिनियम एक अलग चीज फॉर्म करता है, वो ये है AlH2O6, और ये एक 3+ का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ BF3, BBr3 और BCl3। तो इसमें क्या होता है कि हम सोचेंगे कि भाई क्या होती है एसिडिक स्ट्रेंथ की, भाई इलेक्ट्रॉन ले ले या H+ दे दे, तो कहते हैं भाई इलेक्ट्रॉन ले लेगा अब ये, तो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए अब यहाँ पे अपन देखेंगे कि फ्लोरीन लगे हुए हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बढ़िया से खींचेंगे इजीली इलेक्ट्रॉन ले लेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता इसके अंदर, यहाँ हो जाती है बैक बॉन्डिंग, तो इसलिए यहाँ ऑर्डर उल्टा हो जाता है जो हमें लगता है नॉर्मली उससे, तो BBr3 ज्यादा एसिडिक हो जाता है, फिर BCl3 होता है, फिर BF3 होता है। बोरॉन ट्राईऑक्साइड्स आर एसिडिक with N2 at high temperature they form nitrides, बिल्कुल बनाते हैं नाइट्राइड्स, ये सारे बनाते हैं। एक्चुअली मैंने ये YouTube पे पढ़ा था तो वहां पे वो कह रहे थे कुछ लिमिटेड ही बताए थे उन्होंने, लेकिन ये सारे बनाते हैं, NCERT में लिखा हुआ है। बेसिक ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड बाय, तो बेसिक ऑक्साइड कौन कौन बनाता है, ये इंडियम बनाता है और थैलियम बनाता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड आर मेड बाय विच ग्रुप 13 एलिमेंट्स, एल्यूमिनियम और गैलियम। B+O2 और उसको हमने हीट कर दिया तो क्या बनेगा, ऑब्वियस सी बात है B2O3 बन जाएगा, इसमें तो ज्यादा दिमाग वाला काम नहीं है। बोरॉन डज नॉट रिएक्ट विद एसिड एंड अल्कलीज इवन एट मॉडरेट टेम्परेचर, बिल्कुल नहीं करता है। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड विथ एल्यूमिनियम कॉजेज नो रिएक्शन, नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे ऑक्साइड की लेयर बन जाती है एल्यूमिनियम की। Al+HCl, तो ये तो यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगी, तो Al3+ बन जाएगा प्लस Cl- बन जाएगा, 2Al प्लस 2NaOH प्लस 6H2O क्या बनेगा भैया, तो 2Na प्लस यहाँ पे AlOH4, ये एक कॉम्प्लेक्स बनेगा प्लस H2 निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई। वाई वाइट फ्यूम्स अपीयर अराउंड द बॉटल ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो इसका रीजन है क्या होता है भाई, पार्शियली हाइड्रोलाइज हो जाता है एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर की वजह से, जिसकी वजह से HCl लिबरेट होता है, और मॉइस्ट HCl जो होता है वो व्हाइट इन कलर होता है, इसलिए यहाँ पे व्हाइट फ्यूम्स बन जाती है। ऑल एलिमेंट रिएक्ट विद हेलोजन टू फॉर्म डैश एक्सेप्ट डैश, तो ट्राइक्लोराइड्स बनाते हैं ऑल एलिमेंट्स रिएक्ट विद हेलोजन करके, बट TiI3 एक ऐसा कंपाउंड है जो एग्जिस्ट नहीं करता, बिकॉज यहाँ पे एक इनर्ट पेयर इफेक्ट देने वाला एलिमेंट आ जाता है, और फिर आयोडीन है तो फिर ये कंपाउंड बनना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए बनता ही नहीं है। BH2O6 और ये 3 यहाँ पे आएगा, ये कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट करती है क्या, नहीं करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ बोरॉन, तो ये बोरेक्स है। बोरेक्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई, Na2B4O7.10H2O। बोरेक्स कंटेंट टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट्स, कौन सी टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट्स हैं भाई, ये है भाई B4O5OH2-। दस द एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ बोरेक्स, तो बोरेक्स का एक्चुअल फॉर्मूला क्या हो जाता है इसकी वजह से, Na2B4O5.8H2, इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यहाँ पे 10 नहीं होता है 8 होता है। उसका रीजन ये है कि ये एक्चुअल फॉर्मूला बोरेक्स का, ये एक्चुअल फॉर्मूला नहीं है। नंबर ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन इन बोरेक्स कितने हो जाएंगे आपसे, 8। Na2B4O7 प्लस 7H2O, यहाँ पे क्या बनेगा, NaOH प्लस 4H3BO3 ऑर्थोबोरिक एसिड बन जाएगा। ऑन हीटिंग बोरेक्स इट लूजेस वाटर एंड श्रिंक्स, तो यहाँ पे श्रिंक्स गलत है, यहाँ पे क्या होता है कि वाटर तो लूज हो जाता है बट वो स्वेल हो जाता है, तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा इसका। ये एक्चुअली क्वेश्चन मेरे एक टेस्ट में आया था। ऑन फर्दर हीटिंग इट कन्वर्ट्स इनटू ग्लास लाइक मटेरियल नोन एज बोरेक्स बीड। Na2B4O7.10H2O को हम हीट करेंगे तो क्या बनेगा, Na2B4O7 बन जाएगा, और फिर उसको एक और बार हीट करेंगे तो बनेगा NaBO2 प्लस B2O3। Na2B4O7 को हम क्या बुलाते हैं और NaBO2 को हम क्या क्या बुलाते हैं, तो जल्दी बता देते हैं आपको। इसको बनाते हैं सोडियम बोरेट, और यहाँ पे हम बुलाएंगे सोडियम मेटाबोरेट। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, मेटाबोरेट बड़ा नाम है बट उसका जो कंपाउंड का फॉर्मूला है वो छोटा है। व्हेन बोरेक्स इज हीटेड इन बंसन बर्नर फ्लेम with dash on a loop of platinum wire a dash colored dash is formed। तो हम देख लेते हैं, पहले तो है कोबाल्ट ऑक्साइड के साथ में हीट करा जाएगा
और ब्लू कलर का कोबाल्ट मेटाबोरेट बन जाएगा। सीधी बात, कोबाल्ट मेटाबोरेट की बीट बन जाएगी CO2। ठीक है। बोरेक्स बीट का क्या फॉर्मूला होता है? बोरेक्स बीट का फॉर्मूला होता है NaBO2 प्लस B2O3। द मेटाबोरेट्स ऑफ मेनी ट्रांजिशन मेटल्स हैव कैरेक्टरिस्टिक कलर्स। बिल्कुल। डैश टेस्ट यूज बोरेक्स टू आइडेंटिफाई मेटल्स। बोरेक्स बीट टेस्ट होता है जो कि आइडेंटिफाई करा जाता है जिसमें मेटल्स। डैश हैज सोपी टच। ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3। ऑर्थोबोरिक एसिड इज वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। Na2B4O7 प्लस HCl प्लस H2O। ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा NaCl प्लस हमारा ऑर्थोबोरिक एसिड, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ऑर्थोबोरिक एसिड हैज डैश स्ट्रक्चर इन विच प्लेनर डैश यूनिट्स आर जॉइंड बाय डैश बॉन्ड्स। तो ऑर्थोबोरिक एसिड के अंदर एक लेयर स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर BO3 यूनिट्स होती हैं जो कि जॉइंड होती हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स। H3BO3 इज डाई बेसिक एसिड नहीं, it is a monobasic acid. Heating orthoboric acid above dash Kelvin forms metaboric acid. तो 370 केल्विन के अबव यदि हीट करते हैं, वैसे क्वेश्चन नहीं आना चाहिए जहां तक है। H3BO3 को हमने हीट किया, फिर एक चीज बनी, उसको हमने हीट किया, फिर दूसरी B बना। ठीक है, तो अब ये A और B क्या है ये हम देख लेते हैं। तो एक बार हीट करने पे बनेगा HbO2 और जब हम दूसरी बार हीट करेंगे तो बन जाएगा B2O3। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि दो यहाँ पे ले लो और यहाँ से H2O निकाल दो तो बन गया B2O3। बोरिक एसिड इज आर्सेनियस एसिड नहीं, इट इज अ लुई एसिड। BF3 प्लस LiAlH4। तो यहाँ पे देख सकते हो LiAlH4 है तो हाइड्रोजन लगेगा ही लगेगा, तो यहाँ पे बन जाएगा B2H6। कन्वीनियंट लेबोरेटरी मेथड टू प्रिपेयर डाइबोरेन इज। डाइबोरेन को प्रिपेयर करने का कन्वीनियंट लेबोरेटरी मेथड है, दो हमने ले लिए NaBH4, उसमें डाल दिया आयोडीन और हमारा बन गया B2H6। ठीक है। ऑन इंडस्ट्रियल स्केल डाइबोरेन इज प्रिपेयर्ड बाय। इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं, BF लेते हैं प्लस कर देते हैं NaH और इससे बन जाता है B2H6। सिंपल सी बात है, और NaFO निकल जाता है। द टेम्परेचर एट विच अबव रिएक्शन ऑपरेट इज। कौन से टेम्परेचर ऑपरेशन करती है ये रिएक्ट? 450 केल्विन। हालांकि टेम्परेचर आते नहीं है। B2H6 इज कलरलेस एंड टॉक्सिक। यस। B2H6 catches fire spontaneously upon exposure to air and releases enormous amount of energy। बिल्कुल। B2H6 प्लस O2 हम करके देख लेते हैं, तो B2O3 बन जाएगा प्लस H2 निकल जाएगा। B2H6 प्लस H2O, तो यहाँ पे बनेगा ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3। B2H6 प्लस CO, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे देता है ये, मतलब डायरेक्टली ऐड हो जाता है, BH3.CO बन जाता है। और सेम यहाँ पे होता है, यहाँ पे BH3.NMe3 बन जाता है। Me मतलब मिथाइल। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन इन डाइबोरेन इज, तो यहाँ पे होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, नॉट sp2 हाइब्रिडाइजेशन। डैश इज नोन एज इनऑर्गेनिक बेंजीन, तो बोराजीन होता है उसको इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं। क्या होता है बोराजीन का फॉर्मूला? हमारा बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6 और बोराजीन का फॉर्मूला होगा B3N3H6। B2H6 प्लस NH3। ठीक है, ये देख सकते हो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, तो कहीं ना कहीं बोराजीन बनाना चाह रहे होंगे ये लोग। तो जो पहला A बनेगा उसको हम हीट करेंगे, फिर हमारा बोराजीन बन जाएगा। तो A क्या होगा यहाँ पे? B2H6.2NH3। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आएगी BH2 ट्वाइस। तो ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए, और फिर हम इसे हीट कर देंगे तो बन जाएगा हमारा B, विच इज बोराजीन B3H6। In B2H6 all atoms are in same plane। No। B2H6 के अंदर 4 एलिमेंट्स होते हैं जो कि सेम प्लेन के अंदर होते हैं, और 2 जो हाइड्रोजन होते हैं बचे हुए वो प्लेन के बाहर होते हैं। इससे समझ सकते हैं ये प्लेन के अंदर है। 6 जो हो गए, 4 हाइड्रोजन और 2 बोरॉन, ये प्लेन के अंदर है, बाकी 2 हाइड्रोजन बाहर है। डाइबोरेन हैव 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ऐसा बॉन्ड होता ही नहीं होगा जहां तक है, तो फॉल्स हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3 सेंटर होते हैं। द 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन ब्रिज बॉन्ड आर ऑल्सो रिफर्ड टू एज बनाना बॉन्ड्स। बोरोहाइड्रेट्स के एग्जाम्पल हैं हमारे NaBH4 और LiBH4। बोरोहाइड्रेट्स आर प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग डैश एंड डैश इन डैश। बोरोहाइड्रेट्स को बनाने के लिए हमें मिथाइल हाइड्राइड्स, तो हम क्या करते हैं, मेटल हाइड्राइड्स को लेते हैं, उसके अंदर हम डाइबोरेन को ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ डाइएथाइल ईथर टू प्रोड्यूस बोरोहाइड्रेट्स। दीज बोरोहाइड्रेट्स आर रिड्यूसिंग स्लैश ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, तो ये काफी अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। बोरॉन हैज लो डेंसिटी एंड कंडक्टिविटी। बिल्कुल। डैश आर यूज्ड इन मेकिंग बुलेट प्रूफ वेस्ट एंड लाइट
कंपोजिंग मटेरियल फॉर एयरक्राफ्ट। सो यहाँ पे होते हैं बोरॉन फाइबर्स जो कि यूज होते हैं। हालांकि एयरक्राफ्ट देख के जनरली आंसर एल्यूमिनियम होता है, एयरक्राफ्ट की कोई भी चीज होती है, लेकिन यहाँ पे बोरॉन फाइबर्स है। डैश हैज हाई एबिलिटी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन्स, तो B10। मेटल बोराइड्स आर यूज्ड इन न्यूक्लियर इंडस्ट्री एज प्रोटेक्टिव शील्ड एंड कंट्रोल रॉड्स। यस, कंट्रोल रॉड्स का काम ही यही होता है, वो न्यूट्रॉन पकड़ते हैं। हीट रेसिस्टेंट ग्लासेस के एग्जांपल बताएं, तो ये है पायरेक्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मेन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ बोरेक्स एंड बोरिक एसिड इज द मैन्युफैक्चर ऑफ, तो इसका मेन जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है वो एक्चुअली में हीट रेसिस्टेंट ग्लासेस बनाना ही है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ डैश इज जनरली यूज्ड एज अ माइल्ड एंटीसेप्टिक, तो यहाँ पे ऑर्थोबोरिक एसिड जो हमारा होता है वो यूज होता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम इज ट्वाइस/थ्राइस दैट ऑफ कॉपर ऑन वेट टू वेट बेसिस। तो वैसे तो कॉपर की सबसे ज्यादा होती है कंडक्टिविटी, नो डाउट, बट जब हम वेट टू वेट बेसिस पे बात करते हैं तो एल्यूमिनियम की ट्वाइस निकल के आती है कंडक्टिविटी। एल्यूमिनियम इज टॉक्सिक इन नेचर, यस। एल्यूमिनियम इज यूज्ड इन पैकिंग एंड एयरप्लेन एंड ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री, बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारा हो गया ग्रुप 13। अब आ जाते हैं ग्रुप 14 पे। विच इज द 17th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट बाय मास इन अर्थ क्रस्ट, तो ये है हमारा कार्बन। आइसोटोप्स ऑफ कार्बन आर, कार्बन के आइसोटोप क्या है भैया, C12, C13 और C14। डैश इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट बाय मास, तो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा होगा, ऑक्सीजन। इज द सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, तो ये है सिलिकॉन। डैश इज द थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, तो ये है एल्यूमिनियम। डैश इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सिरेमिक ग्लास एंड सीमेंट, तो ये हमारा सिलिकॉन। सिलिकॉन इज प्रेजेंट इन नेचर इन फॉर्म ऑफ, तो दो फॉर्म में पाया जाता है, एक तो सिलिका और दूसरा है सिलिकेट्स। 10 अकर्स मेनली एस, तो ये है हमारा कैसीटेराइट, इसके फॉर्म में ये मेनली पाया जाता है। इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है SnO2, काफी सिंपल फॉर्मूला है, नाम बहुत कॉम्प्लेक्स है। लेड मेनली अकर्स एज गैलिना, गैलिना काफी फेमस है, और गैलिना का फॉर्मूला होता है PbS। अल्ट्रा प्योर फॉर्म ऑफ डैश एंड डैश आर यूज्ड इन मेकिंग ट्रांजिस्टर्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, तो ये है हमारे सिलिकॉन और जर्मेनियम, फिजिक्स में आते हैं ये। कोवेलेंट रेडियस के ट्रेंड, तो चलो ट्रेंड चालू हुए हमारे, ट्रेंड्स देख लेते हैं। ट्रेंड हमारा जो सबसे पहला ट्रेंड है वो तो नॉर्मल है, काशी गए शंकर पार्वती, बढ़ाते जाओ, रेडियस है तो ठीक है। अब बात करते हैं, ये काफी इजी है। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड क्या है, C, फिर SiGe, फिर आएगा भैया Pb और फिर आएगा Sn। तो आप देख सकते हो बस जो मेन ट्रेंड है उसके अंदर हमने लास्ट के दो को बदल दिया, बाकी सब वही है। सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का सेम ट्रेंड है। फिर थर्ड की बात करेंगे तो थर्ड में क्या हो रहा है, इन दोनों को बदल दिया, Si, Pb और Sn, और फोर्थ सेम है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। कार्बन की तो सबसे ज्यादा होगी, तो हमें समझ में आता है। अब इसके बाद में बस ये है कि लेड की होगी उसके बाद में सीधे, फिर हमारा सिलिकॉन आ जाएगा, और बाकी सिलिकॉन और जर्मेनियम और टिन की तो बराबर ही है। तो बस इतना याद रखना है कि कार्बन की सबसे ज्यादा पता ही है, फिर लेड है, फिर तीनों की बराबर है। डेंसिटी का ट्रेंड हमेशा ज्यादातर जगह पे ये वो ही रहता है जो हमारा नॉर्मल है, बट यहाँ पे नहीं है ऐसा। यहाँ पे दो केस हैं, या तो हम कार्बन को डायमंड कंसीडर कर रहे हैं या फिर हम कार्बन को ग्रेफाइट कंसीडर कर रहे हैं। यदि हम ग्रेफाइट कंसीडर कर रहे हैं तो कार्बन की डेंसिटी हो जाएगी सबसे कम, और जो हमारा नॉर्मल एलिमेंट्स है वो आ जाएंगे। बट इन जनरल केस जब कुछ भी मेंशन नहीं हो तब हम डायमंड कंसीडर करते हैं कार्बन को, और उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, सिलिकॉन से ज्यादा होती है उसकी डेंसिटी, बाकी सबसे जो हमारा नॉर्मल ट्रेंड है वही रहता है। मेल्टिंग पॉइंट काफी सिंपल है, लास्ट में बदल देते थे, तो मेल्टिंग पॉइंट ऐसे हो जाएगा, काशी गए शंकर पार्वती की जगह पे पार्वती पहले आ जाएंगी, फिर शंकर जी आ जाएंगे, ठीक है। तो Pb Sen। और बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड जो हमारा नॉर्मल ट्रेंड है, जो एक्चुअल एलिमेंट्स हैं वही है। समझ में आ गया होगा सबको। अकॉर्डिंग टू NCERT सिलिकॉन इज अ मेटलॉइड, तो इसका आंसर है फॉल्स। अब इसमें थोड़ा रट्टा है, क्या है कि जो हमारा P ब्लॉक है उसके अंदर एक लाइन लिखी हुई है साफ साफ कि कार्बन एंड सिलिकॉन आर नॉन मेटल्स, बट जो हमारा क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर है उसके अंदर जो पीरियोडिक टेबल बनी है वहां पे कलर से क्लास उन्होंने डिफरेंशिएट कर रखा है, तो वहां पे मेटलॉइड में सिलिकॉन को कंसीडर किया उन्होंने, तो इसलिए NCERT दोनों चीजें बोल रही है, और जो एक्चुअल फैक्ट है वो ये है कि वो मेटलॉइड होता है। तो इसलिए यदि नीट में क्वेश्चन आता है तो मेरे हिसाब से तो पहले तो तुम दिमाग मत लगाओ मेटलॉइड है या नॉन मेटल है, ठीक है, तुम पहले बाकी ऑप्शन देखो, यदि वो हट रहे हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो यदि
इस पे यदि तुम आ रहे हो तो फिर तुम इसे नॉन मेटल कंसीडर करो, क्योंकि एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है। तो तुम्हें यदि गलत भी होता है क्वेश्चन तो चैलेंज करना इजी रहेगा तुम्हारे लिए आंसर की। अब बात करते हैं 23 क्वेश्चन की। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स आर मच लोअर देन दोज ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13। ऐसा तो नहीं है यार, कौन सा हो जाएगा, हायर होगा। नेम द नॉन मेटल मेटलॉइड एंड मेटल ऑफ ग्रुप 14। नॉन मेटल के अंदर है हमारे कार्बन एंड सिलिकन, मेटलॉइड्स के अंदर है हमारे जर्मेनियम, और जो मेटल्स हैं वो लास्ट के दो टिन और लेड। जर्मेनियम फॉर्म्स स्टेबल कंपाउंड्स इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ओनली अ फ्यू कंपाउंड्स इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। टिन इन +4 स्टेट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बट लेड +4 स्टेट में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है, क्योंकि जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है वो लेड पे आके बहुत डोमिनेंट हो जाता है, टिन तक वो इतना डोमिनेंट नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस फाउंड बाय एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14। ग्रुप 14 में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कौन कौन सी होती हैं? तो SiF6 2-, ठीक है। एक और कॉम्प्लेक्स है हमारी जर्मेनियम के साथ क्लोरीन की, और लास्ट है टिन और हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2-। ये 3 कॉम्प्लेक्स हैं जो कि फॉर्म होती हैं। अब ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला था क्योंकि एक और कॉम्प्लेक्स होती है SiClF6 2-। ये कॉम्प्लेक्स नहीं बन सकती, वो रीजन क्या है वो आगे भी आएगा। एंड ये क्वेश्चन नीट में आया था कि ये कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, और क्यों नहीं करती। नेम द एसिडिक एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 14। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एसिडिक कौन कौन सी हैं? शुरुआत की 3 CO2, SiO2 और GeO2, और जो एम्फोटेरिक हैं वो है SnO2 PbO2। यहाँ पे बेसिक ऑक्साइड तो है ही नहीं। SiO एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर, नहीं, एट हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है, काफी अनस्टेबल होता है। नेम द एसिडिक मोनोऑक्साइड ऑफ ग्रुप 14। ग्रुप 14 के अंदर एसिडिक मोनोऑक्साइड कौन कौन सा है भैया? तो एक ही है, GeO, क्योंकि CO जो है वो हमारा न्यूट्रल हो जाता है और SiO एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा, CO न्यूट्रल हो जाएगा। SNO और PbO ये होते हैं हमारे एम्फोटेरिक, बेसिक कुछ होते ही नहीं। मोस्ट एसिडिक डाइऑक्साइड इज फाउंड बाय, तो ऑब्वियस सी बात है CO2 होगा। Sn+H2 बनाएगा SnO2+H2। Si और Ge react with water and form their oxides, so ऐसी रिएक्शन नहीं होती। lead is unaffected by water because, क्योंकि यहाँ पे एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बन जाती है जस्ट लाइक एल्यूमिनियम। इसका मतलब इन दोनों क्वेश्चन का मतलब है कि टिन को छोड़ के, इन तीनों क्वेश्चन का मतलब ये है कि टिन को छोड़ के कोई भी वाटर से रिएक्ट नहीं करता। एक्सेप्ट डैश ऑल अदर मेंबर्स रिएक्ट डायरेक्टली विथ हेलोजन टू मेक हैलाइड्स। कौन सा डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करता? कार्बन डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करता। डैश एंड डैश हैलाइड्स ऑफ ग्रुप 14 आर आयोनिक। कौन से आयोनिक हैं? तो लास्ट के 2 आयोनिक हैं, SnF4 और PbF4। PbI4 exist and is ionic in nature? No, it does not exist, because यहाँ पे inert pair effect है, just like TlI3 हमने पढ़ा था, वो भी एग्जिस्ट नहीं करता, वैसे ही एग्जिस्ट नहीं करता। एलिमेंट्स दैट आर एबल टू मेक हैलाइड्स ऑफ फॉर्मूला MX2R, तो ये हमारे GeSN और Pb। अब यहाँ पे 2 है, इसका मतलब इनर्ट पेयर इफेक्ट वाले बात कर रहे हैं, तो शुरुआत वाले हट जाएंगे। शुरुआत के 2 हटा दिए हमने, बाकी 3 लास्ट के हो जाएंगे। स्टेबिलिटी ऑफ डाई हैलाइड्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, बिल्कुल, ड्यू टू नेट पेयर इफेक्ट। GeX2 इज मोर स्टेबल देन GeX4, ये नहीं होगा क्योंकि हमारा जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है वो लेड पे लगता है सबसे ज्यादा, और लेड के केस में जब हम बात करेंगे तो हो जाएगा स्टेबल ज्यादा। एक्सेप्ट डैश अदर टेट्राक्लोराइड्स आर इजीली हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर, तो CCl4 यहाँ पे होगा जो कि काफी स्टेबल हो जाता है। सिलिसिक एसिड फॉर्मूला क्या होता है भैया? SiOH का 4, ठीक है। ये बनता ही ऐसे है, SiCl4 की हम रिएक्शन करा देते हैं वाटर के साथ में, हाइड्रोलाइज हो जाता है और ये बना देता है। ये आ गया हमारा SiCl6 2-, ठीक है। ये एग्जिस्ट नहीं करता है, और इसके जो रीजन है, 2 रीजन है इसके। एक तो ये है कि ऐसा ही इतना बड़ा नहीं है कि 6 Cl आयंस अपने आसपास अकोमोडेट कर ले, इतना बड़ा वो खुद एलिमेंट नहीं है। और जो इंटरेक्शन है क्लोराइड के लोन पेयर की और इसके जो एम्प्टी डी ऑर्बिटल की है वो भी काफी वीक है, इसलिए कंपाउंड नहीं बन पाता। व्हाट इज कैटिनेशन? तो सिंपल है, अपने से ही बॉन्ड बनाने वाली प्रॉपर्टी को कैटिनेशन कहते हैं। ऑर्डर ऑफ कैटिनेशन इज, ठीक है, तो कार्बन की सबसे ज्यादा होती है, ऑब्वियसली कार्बन तो इतने बॉन्ड बनाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है पूरी उसमें, तो कार्बन की बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद में आता है सिलिकन, फिर आता है जर्मेनियम, और टिन की ऑलमोस्ट उसके बराबर ही होती है। अब ग्रुप 16 एलिमेंट विच डज नॉट शो कैटिनेशन, तो लेड एक ऐसा
एलिमेंट है जो कि कैटिनेशन बिल्कुल भी शो नहीं करता है, नॉट एट ऑल। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। ग्रेफाइट इज अ क्रिस्टलाइन स्लैश अमॉर्फस फॉर्म। तो क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है, 3 क्रिस्टलाइन फॉर्म होती हैं। एक तो होता है हमारा डायमंड, दूसरा होता है ग्रेफाइट और तीसरा होता है फुलरीन। द सीसी बॉन्ड लेंथ इन डायमंड इज 154। ये एक बार को आ सकता है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन डायमंड इज sp3। ये बहुत ही इजी सवाल है। डैश द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ। डायमंड होता है। यूजेस ऑफ डायमंड, तो डायमंड के 3 यूजेस हैं। अब्रेसिव फॉर शार्पनिंग हार्ड टूल्स, इन मेकिंग डाइज, डाइज भी बनती हैं। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ टंगस्टन फिलामेंट फॉर इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब्स। ठीक है। ग्रेफाइट लेयर्स आर हेल्ड बाय वंडर वॉल फोर्सेस। डिस्टेंस बिटवीन 2 लेयर ऑफ ग्रेफाइट और सीसी बॉन्ड लेंथ, ये दोनों क्वेश्चन नहीं आएंगे। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन ग्रेफाइट इज sp2। पाई बॉन्ड आर प्रेजेंट इन ग्रेफाइट, बिल्कुल होते हैं। ग्रेफाइट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये तो बिल्कुल ही फॉल्स है। ग्रेफाइट इज यूज्ड एज अ ड्राई लुब्रिकेंट, यस, बिकॉज उसमें लेयर्स होती हैं तो वो एक लुब्रिकेंट की तरह भी काम कर सकता है। डायमंड इज कोवेलेंट और ग्रेफाइट इज आयनक, नो, दोनों कोवेलेंट होते हैं। डायमंड एंड ग्रेफाइट हैव 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाउ आर फुलरीन्स मेड, तो फुलरीन कैसे बनता है भाई? बाय द हीटिंग ऑफ ग्रेफाइट। यहाँ पे ग्रेफाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। इन एन इलेक्ट्रिक आर्क इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट गैसेस, ये 2 पॉइंट बहुत जरूरी हैं फ्लोरीन बनाते समय। फ्लोरीन मेनली कंसिस्ट ऑफ, तो यहाँ पे C60 होता है मेनली। फ्लोरीन्स हैव डेंगलिंग बॉन्ड्स, नो दे डोंट हैव दैट। C60 इज ऑल्सो कॉल्ड, तो यहाँ पे हम इसको बुलाते हैं बक मिनिस्टर फ्लोरीन। डैश नंबर ऑफ 6 मेंबर्ड रिंग एंड डैश नंबर ऑफ 5 मेंबर्ड रिंग आर प्रेजेंट इन फ्लोरीन। बहुत बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन आते ही आता है। तो 20 होती हैं 6 मेंबर्ड रिंग्स और 12 होती हैं 5 मेंबर्ड रिंग्स। इसको तुम ऐसे भी याद रख सकते हो, 60 के मल्टीपल में आएगा आंसर जब तुम मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों को। तो 12 इंटू जब तुम 5 करोगे तो यहाँ पे 60 आ जाएगा, और यहाँ पे 6 इंटू जब तुम 20 करोगे तो ये आ जाएगा 120, जो कि एक 60 का मल्टीपल है। अ 6 मेंबर्ड रिंग इज ओनली फ्यूज्ड विथ 5 मेंबर्ड रिंग, ये गलत है, जबकि इसका उल्टा सही है कि एक 5 मेंबर्ड रिंग ओनली 6 मेंबर्ड रिंग से फ्यूज्ड होती है, वो किसी और 5 मेंबर्ड रिंग से फ्यूज नहीं होती। sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज प्रेजेंट इन फ्लोरीन्स, नहीं होती है। फ्लोरीन्स आर एरोमेटिक, यस। नंबर ऑफ वर्टिसेस इन फ्लोरीन आर, तो 60 होती हैं क्योंकि C60 होता है। सी सिंगल एंड डबल बॉन्ड लेंथ इन फ्लोरीन, ये भी नहीं आएगा। पेरिकल फ्लोरीन्स आर ऑल्सो कॉल्ड बकी बॉल्स इन शॉर्ट, BUCKYBALS। Fullerene are cage-like molecules, yes. Among all the allotropes of carbon, dash is most stable. तो most stable कौन सा होगा? ग्रेफाइट। dash allotrope is only pure form of carbon, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोग गलत कर देते हैं, यहाँ पे ग्रेफाइट लगा देते हैं लोग, लेकिन फ्लोरीन है इसका। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वैल्यूज ऑफ डायमंड एंड फ्लोरीन आर, ये इंपॉर्टेंट वैल्यूज नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है, फिर डायमंड होता है और सबसे कम होती है ग्रेफाइट। डैश इज ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग हाइड्रोकार्बन इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, तो ये होता है कार्बन ब्लैक। डैश एंड डैश आर ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग वुड और कोल रिस्पेक्टिवली एट हाई टेम्परेचर्स इन अब्सेंस ऑफ एयर, तो यहाँ पे बन जाता है चारकोल और कोक। अदर फॉर्म्स ऑफ एलिमेंटल कार्बन लाइक कार्बन ब्लैक, कोक एंड चारकोल आर इम्प्योर फॉर्म्स ऑफ डैश एंड डैश, तो ये इम्प्योर फॉर्म्स हैं ग्रेफाइट और हमारे फ्लोरीन के, डायमंड के नहीं है। डैश इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोड्स इन बैटरीज एंड इंडस्ट्रियल, देखो इलेक्ट्रोड्स आ गए, इलेक्ट्रिसिटी आ गई, तो ग्रेफाइट ही होगा आंसर। क्रूसिबल्स मेड फ्रॉम डैश आर इनर्ट टू डाइल्यूट एसिड और अल्कलीज, तो ये जो होता है ग्रेफाइट से जो बनता है वो इनर्ट होता है। बीइंग हाईली पोरस एक्टिवेटेड चारकोल, एड्सॉर्प्शन हो रहा है यहाँ पे, एड्सॉर्प्शन हमने पढ़ा है, वहां पे चारकोल का बहुत मेन यूज होता है, एक्टिवेटेड चारकोल। डैश इज लार्जली यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट इन मेटलर्जी, तो कोक हमारा इतना यूज हुआ है। कोक के 2 यूजेस, तो एक तो होता है फ्यूल की तरह इसको यूज किया जाता है और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। 1 कैरेट इज इक्वल टू 200 मिलीग्राम। ऑन स्मॉल स्केल प्योर कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय डिहाइड्रेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड with concentrated H2SO4. On commercial scale it is prepared by, तो ये कमर्शियल स्केल पे बनाया जाता है बाय पासिंग स्टीम ओवर कोक, तो रिएक्शन जो होती है हमारी ऐसी रहती है कि कोक के ऊपर हमने स्टीम लगा दी और यहाँ पे बन गई हमारी वाटर गैस CO plus H2। मिक्सचर ऑफ डैश एंड डैश इज कॉल्ड वाटर गैस, तो हमारा CO plus H2 इज कॉल्ड वाटर गैस। वाटर गैस इज ऑल्सो कॉल्ड सिंथेसिस गैस। प्रोड्यूसर गैस कॉन्स्टिट्यूट CO
plus N2. Producer gas is produced when dash is passed instead of steam. ठीक है, तो यहाँ पे एयर पास की जाती है इंस्टेड ऑफ स्टीम. स्टीम में क्या है, H2 है, तो H2 है यहाँ पे, ठीक है, और ऑक्सीजन है. एयर में मेनली नाइट्रोजन होता है, इसलिए यहाँ पे हम एयर पास करते हैं और फिर नाइट्रोजन आ जाता है. हम इसकी रिएक्शन और लिख देते हैं C प्लस N2 प्लस O2, बन जाएगा CO प्लस N2. CO इज वाटर इनसॉल्युबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है, तो वैसे ही पोलर होंगे. CO is able to reduce oxides of alkali and alkaline earth metals, aluminum and fruit transition elements. तो ये गलत है. एक्चुअल जो स्टेटमेंट है एनसीईआरटी में लिखी हुई है वो ये है, सारे ऑलमोस्ट हर कंपाउंड को, हर ऑक्साइड को रिड्यूस कर देता है एक्सेप्ट दीज ऑक्साइड्स, जो कि एल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के हैं, और एल्यूमिनियम और ट्रांजिशन एलिमेंट्स, कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इन सब को नहीं कर पाता, बाकी सारे ऑक्साइड्स को कर देता है. CO कैन बी यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेनी मेटल्स फ्रॉम देयर ऑक्साइड ओर्स. बिल्कुल. CO रिएक्ट्स विद मेटल्स टू फॉर्म मेटल कार्बोनिल्स. The number of bonds between C and O in CO are 3. Carboxyhemoglobin is dash times more stable than oxyhemoglobin. Very important. 300 times. In laboratory, CO is produced by, तो लेबोरेटरी में क्या किया जाता है भैया, तो CaCO3 लिया जाता है, उसमें HCl डाल देते हैं, हीट नहीं करते उसको, HCl डाल देते हैं उसके अंदर. यहाँ पे बन जाता है हमारा CaCl2 plus CO2 और H2O. On commercial scale, CO2 is produced by heating CaCO3. With water, CO2 forms dash, which is a mono/dibasic acid. तो ये dibasic acid होता है और acid होता है हमारा H2CO3. CO2 is present dash % by volume. CO2 ये एटमॉस्फेयर में पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे 0.03 हो जाएगा. CO2 is poisonous. CO2 बिल्कुल नहीं है poisonous. Solid form of CO2 is dry ice. CO2 is used in fire extinguishers. बिल्कुल. CO2 is used in urea manufacture. बिल्कुल होगा. एक्सटिंग्विशर में भी ऐसे होता है कि ऑक्सीजन की वजह से आग लगती है, तो मेरी CO2 मार देंगे तो ऑक्सीजन हट जाएगी वहां से, तो इसलिए आग बुझ जाएगी. CO बॉन्ड लेंथ इन CO2 इज, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, छोड़ दो. डैश % ऑफ अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सिलिका एंड सिलिकेट्स. 95%. SiO2 is commonly known as silica. Name the crystalline forms of silica. 3 फॉर्म होते हैं हमारे, क्वार्ट्ज, और ये है एक क्रिस्टोबेलाइट और ट्राइडाइमाइट. ये 3 फॉर्म होते हैं, क्वेश्चन आ जाता है. These forms are interconvertible based on temperature. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी चीज है ये. SiO2 has a 3-dimensional structure in which Si is bound to dash number of oxygen atoms. 4 number of oxygen atoms से bound होता है. SiO2 plus NaOH, Na2 SiO3 plus H2. SiO2 plus HF, ये बनाएगा SiF4 plus H2O. Dash is extensively used as piezoelectric material. क्वार्ट्ज होता है पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल की तरह, ये यूज होता है. पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं बाय अप्लाइंग प्रेशर. एक पायरोइलेक्ट्रिक होता है, वो टेम्परेचर की वजह से करता है. डैश इज यूज्ड एज अ ड्राइंग एजेंट एंड एज अ सपोर्ट फॉर क्रोमेटोग्राफिक मटेरियल एंड कैटलिस्ट. तो ये है हमारा सिलिका जेल. डैश इज एन अमॉर्फस फॉर्म ऑफ सिलिका. सिलिका का अमॉर्फस फॉर्म क्या है, ये है भैया, इसका प्रोनाउंसिएशन मैं नहीं कर पाऊंगा, काफी अजीब सा है ये. किसलगर इज यूज्ड इन, ये किस में यूज होता है, फिल्ट्रेशन प्लांट्स में, फिल्ट्रेशन कराता है ये. सिलिकॉन्स आर, सिलिकॉन्स क्या होता है भैया, सिलिकॉन्स ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर्स होते हैं. रिपीटिंग यूनिट इन सिलिकॉन्स, सिलिकॉन्स में रिपीटिंग यूनिट होती है SiR2 और O. ऑर्गेनो सिलिकॉन से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात हो रही है, तो R आ जाएगा, तो इस तरीके से इसका रहता है रिपीटिंग यूनिट्स. द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सिलिकॉन्स इज अल्काइल एंड अराइल सब्सटीट्यूटेड सिलिकॉन ऑक्साइड्स. ये स्टेटमेंट गलत है. सिलिकॉन ऑक्साइड्स नहीं होता, सिलिकॉन क्लोराइड्स होता है. CH3Cl reacts with Si in presence of dash as a catalyst at temperature of dash to form methyl substituted chlorosilane. तो ये कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है एट अ टेम्परेचर ऑफ 573 केल्विन. हाइड्रोलाइसिस ऑफ डैश followed by condensation polymerization yields straight chain polymers. तो हाइड्रोलाइसिस होती है हमारे CH3 वाइस CiCl2
इसकी हाइड्रोलिसिस कराने के बाद में कंडेंसेशन पॉलीमर्स बनाएंगे हम इनका, तो बनेंगे हमारे स्ट्रेट चेन पॉलीमर्स। शायद पॉलीमर चैप्टर हट गया है तुम्हारा, तो यहाँ पे होता है कि वाटर निकल जाता है, फिर पॉलीमराइजेशन होता है। द चेन लेंथ कैन बी कंट्रोल्ड बाय एडिंग, तो चेन लेंथ कंट्रोल हो सकती है बाय एडिंग CiCl, इस तरीके से इसको देखते हैं हम, CH3 तो अभी क्या होगा, यहाँ पे जब सिलिकॉन से हम बॉन्ड करेंगे, जो हमारा अगला जो यहाँ पे सिलिकॉन था उससे जब हम बॉन्ड करेंगे, तो इसके बाद में कोई बॉन्ड नहीं हो पाएगा क्योंकि सिलिकॉन ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये खत्म हो जाएगी चेन। सिलिकॉन्स आर वाटर रिपेलेंट्स, यस सिलिकॉन्स आर वाटर रिपेलेंट्स। दे हैव लो डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, नो दे डोंट हैव लो डाइइलेक्ट्रिक, दे हैव लो स्टेबिलिटी, नो। यूजेस ऑफ सिलिकॉन्स आर, तो सिलिकॉन्स के बहुत सारे यूज होते हैं। सीलेंट की तरह यूज होता है, ग्रीसेस की तरह यूज होता है, इलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स की तरह यूज होता है, वाटर प्रूफिंग ऑफ फैब्रिक्स, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कंपेटेबल फॉर सर्जिकल एंड कॉस्मेटिक प्लांट्स, ये याद रख लो बस, बाकी सारे छोटे। एग्जाम्पल ऑफ सिलिकेट्स हैं हमारे फ्लैट स्पा, जियोलाइट्स, मीका और एस्बेस्टोस। बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सिलिकेट्स इज SiO4 माइनस, ठीक है, अभी मैं इसको जरा, व्हेन सिलिकेट्स आर लिंक्ड टुगेदर दे फॉर्म चेन रिंग शीट और थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स, यस। टाइप्स ऑफ सिलिकेट्स, सिलिकेट्स के टाइप कौन कौन से हैं हमारे, ऑर्थो सिलिकेट्स और पायरोसिलिकेट्स, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है। नेम टू मैनमेड सिलिकेट्स, दो मैनमेड सिलिकेट्स हैं हमारे, ग्लास और सीमेंट। व्हेन डैश एटम रिप्लेस फ्यू silicon atoms, three dimensional network of dash amino-silicate are formed which acquire dash charge, तो एल्यूमिनियम एटम रिप्लेस कर देता है फ्यू सिलिकेट्स को SiO2 की जो हमारा थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है उसमें से, एंड ये जो स्ट्रक्चर होता है इस पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। एग्जाम्पल ऑफ एल्यूमिनो सिलिकेट्स आर, बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लैट स्पार और जियोलाइट्स। Dash are widely used as catalyst in petrochemical industries for cracking hydrocarbons and isomerization, तो ये है हमारा zeolites। Dash is used to convert alcohol directly into gasoline, ये बहुत ही, गैसोलीन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है ZSM5। Dash are used as ion exchange in softening of hard water, ये हाइड्रोजन चैप्टर का है, तो ये है हाइड्रेटेड जियोलाइट्स। विच कंपाउंड इज यूज्ड इन कॉस्मेटिक सर्जरी, जो मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट, सिलिकॉन्स। बहुत अच्छी बात है, किसी को कोई डाउट नहीं है। बाकी पढ़ाई कैसी चल रही है तुम लोगों की, कितने आ रहे हैं भाई टेस्ट में, जल्दी जल्दी अपने मार्क्स बताते जाओ मेरे को, कितने कितने आ रहे हैं। मार्क्स बताने में मेरे को कंफर्टेबल नहीं लग